नमस्कार, गूगली में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विमल और हम आज यहाँ बैठे हैं। आपको भारत ने जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की है उसको लेकर के, और क्या जीत रही, 434 रन की जीत। इससे अच्छी जीत क्या हो सकती है? बिल्कुल, इतिहास में मतलब रनों के लिहाज से भी, रिकॉर्ड के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। और बड़ी बात यह है कि बाबा, जैसे रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने एक बेस तैयार किया, आर अश्विन को बाहर जाना पड़ा, तो यंगिस्तान जो है हमारा, यंग टर्क्स जो है, उन्होंने अपना रोल बखूबी अदा किया। सिर्फ सातवां टेस्ट मैच था यशस्वी जायसवाल का। ध्रुव जुरेल पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, सरफराज अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, और इन खिलाड़ियों ने रंगत ही बदल दी। बासबॉल का जो हवा था उन्होंने तोड़ दिया लास्ट फ्रंटियर पे। और मुझे लगता है अब ये इस टेस्ट के बाद बैज बॉल का अंत जो है वो दिखेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के यंगिस्तान की, और यंगिस्तान को तैयार करने वाले दो जेंटलमैन, दो कोच साहब जो हैं हमारे साथ हैं। फूल सिंह जी हैं जो कि ध्रुव के जुरेल के कोच हैं, और ज्वाला सिंह जी हैं जो कि यशस्वी जायसवाल के कोच हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो हैं आप दोनों को फ़ैन हैं। लोग खिलाड़ियों के फ़ैन होते हैं, हम कोचेज के फ़ैन हैं। और सबसे पहले फूल सिंह जी, आपसे वो जो स्टंपिंग किया था, या कहें रनआउट जो किया था बेन डकेट का, वो शानदार पीस ऑफ विकेट कीपिंग था। देखिए, मैं पहले ही बोला है कि इंडिया को एक धोनी का विकल्प मिल गया है, और वो आप सबको दिख भी रहा है। बैटिंग भी अच्छी करता है, कीपिंग भी अच्छी करता है, और उसमें वो कुछ बात है। मैंने बोला था ये लड़के में कुछ बात है, तो वो आने वाले टाइम में, मैंने जो पहले बोला था कि वो धोनी का रिप्लेस है, तो ये धोनी का रिप्लेस है। फुलचंद सर, आपने मुझे मिलवाया था अपने ग्राउंड पे ध्रुव जुरेल से, और आपने कहा था कि ये लड़का एक दिन बड़ा खेलेगा। तब हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया था, और आपने धोनी बोला था तो मुझे थोड़ा सा अजीब जैसा लगा भी था। लेकिन उनके फादर से बातचीत हुई, और जो भी मतलब बल्लेबाजी भी 46 रन बनाना पहले मैच में जहां पे सारी विकेटें गिर रही हो, तो आप जैसे अगर कह रहे हैं कि धोनी का विकल्प है, क्या वनडे, T20, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि विकेट कीपर की एक भरमार भी लगी हुई है, टॉप क्वालिटी विकेट कीपर इंडिया के पास वैसा दिख नहीं रहा है ऋषभ पंत के जाने के बाद से, लेकिन आपको लग रहा है कि ये विकल्प हैं? हाँ, मुझे आज भी याद है 2019 में आप मेरे पास आए थे, जब इसका अंडर 19 यूपी से सिलेक्शन हुआ था, और उस साल इसने 1053 रन बनाए थे, और उसी साल एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए इसका सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने उसी टाइम आपसे बोला था कि ये लड़का देखना एक दिन आपको इंडियन टीम में खेलता हुआ नजर आएगा। इतनी जल्दी नहीं सोचा था। और रही विकेट कीपिंग की बात, तो देखिए आज इंडिया में बेंच स्ट्रेंथ बहुत लंबी है, और ऋषभ पंत है, अपना ईशान किशन है, बहुत सारे विकेट कीपर हैं, संजू सैमसन है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो ध्रुव जुरेल है वो एक परफेक्ट पैकेज है। वो T20 का भी अच्छा प्लेयर है, वनडे का भी अच्छा प्लेयर है, और डेज में भी उसने प्रूव करके दिया है कि वो अच्छी कीपिंग भी करता है और अच्छी बैटिंग भी करता है। ज्वाला जी के पास आना चाहूंगा। ज्वाला जी, क्या बंदा तैयार किया है आपने? मतलब डबल सेंचुरी से नीचे बात ही नहीं करता है। और बाबा, ज्वाला सिंह को याद दिलाएं, 4 साल पहले आप स्टूडियो में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार पारी खेली थी, तो मुंबई से फ्लाई करके एनडीटीवी स्टूडियो में आए थे, और यशस्वी का वो सबसे पहला इंटरव्यू था टीवी में, और उन्होंने कहा था कि ज्वाला सिंह ने कहा था कि बड़ी पारी खेलते हैं, अगर सेंचुरी बनाएंगे तो बड़ी इनिंग खेलेंगे। वो उन्होंने प्रूव किया है। बताएं। सबसे पहले धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को हमको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और ज़रूर उसका, जब से मैंने 2013 से जब से मैंने उसको देखा, जब से वो मेरे पास है, मैं हमेशा उसको एक ही चीज़ बोलता था बचपन से कि तेज़ नहीं चलना है, लंबा चलना है। तो अगर आप मुंबई जैसी टीम में खेलना चाहते हो, कोई भी एज ग्रुप में, तो 30, 40, 50 या 100 से भी काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको आगे जाना है तो बड़ा ही खेलना पड़ेगा। और मेरा एक फॉर्मूला है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप बैट्समैन हो और अगर आप 30 रन बनाते हो तो शायद नेक्स्ट मैच में आपको खेलने का मौका ना मिले। अगर आप 50 बनाओगे तो नेक्स्ट मैच आपको खेलने का मौका मिलेगा। आप 100 बनाओगे तो शायद लोग सोचेंगे कि आप अच्छे प्लेयर हो, और अगर आप 200 बनाओगे तो आप लोगों के जहन में याद हो जाओगे, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। तो यही सारी चीजें मैं उसको बताता था, और आई एम वेरी हैप्पी कि आज वो बड़े स्कोर कर रहा है, और कंसिस्टेंट बड़े स्कोर कर रहा है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और उसकी आदत भी है ये, जब भी वो छोटा स्कोर करता था मैं उसको कोई ना कोई पनिशमेंट देता था, या कोई ना कोई उसको डांट लगाता था, या कोई ना कोई उसको लालच देता था कि तू अगर इतना बनाएगा तो ये करने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो जो बचपन से उसकी आदत है, स्कूल क्रिकेट में 200, 300, मुंबई अंडर 16 में उसने 200 किया, मुंबई अंडर 19 में 200 किया, विजय हजारे में 200 किया, दिलीप ट्रॉफी में 200 किया। तो मुझे लगता है जो हैबिट है, रन बनाने की जो आदत है, वो उसकी अच्छी है। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो टेस्ट क्रिकेट में वो डिलीवर कर रहा है।
और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। ज्वाला जी, जो उसकी लड़के की कहानी संघर्ष से भरी हुई है, तो क्या आपको लगता है जो उसके मेंटल टफनेस आई है, क्या उसका बड़ा योगदान है? और आपने कैसे उसको मानसिक रूप से तैयार किया कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए अपनी जगह भी बनानी है, स्कोर भी करना है? देखिए, जरूर उसने जब वो मुंबई आया पहला 2-3 साल जो भी वो टेंट में रहा, उसने स्ट्रगल किया और उस टाइम ऑफ कोर्स उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम रहा होगा, क्योंकि उस टाइम मैं उसके साथ नहीं था। लेकिन 2013 के बाद वो मेरे साथ रहा है, मेरे घर पे रहा है। अराउंड 9 years ही वाज स्टेइंग विद मी विद माय फैमिली। तो जरूर अगर आप संघर्ष करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल जो एक लेवल अप होता है वो जरूर चले जाते हो। और मुंबई एक ऐसा शहर है जो आपको सिखाता है कि आप यहाँ पे कुछ भी बन सकते हो अगर आप उसकी उसकी उसको पे करना चाहते हो। अगर कोई भी चीज आपको खरीदनी है जिंदगी में तो मुंबई सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पे आप मेहनत करो, संघर्ष करो और यहाँ पे आपकी जो लाइफ है वो भी आपको बहुत टफ बनाती है। तो जब वो खेल रहा था तो हमेशा मैं उसको बोलता था कि मुंबई के लिए अगर खेलना है तो पहले तो ये सोच कि तुझे इंडिया के लिए खेलना है, क्योंकि मुंबई टीम में ही आना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे बल्लेबाजी में तो एक से एक भरे बल्लेबाज पड़े हैं। तो हर बार जैसे मैंने आपको बताया कि उसको कुछ ना कुछ मैं चैलेंज देता था और उसको मैं बहुत बार लोगों की सक्सेस और फेलियर स्टोरी बताता था। मैं उसको बड़े बड़े जो मेरे क्रिकेटर्स फ्रेंड है, वसीम जाफर का बहुत बड़ा योगदान है, दिलीप वेंगसरकर सर का बड़ा योगदान है, तो मैं इन लोगों के पास लेके जाता था। एक बार मुझे याद है कि बीच में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया था, तो मैं दिलीप सर के पास उसको लेके गया और मैंने बोला, सर आपने 116 टेस्ट मैच कैसे खेले, थोड़ा आप हमको बताइए। तो इंटेंशन ये नहीं था कि मैं जानूं कि वो उन्होंने कैसे खेले, इंटेंशन ये था कि वो बताया कि उनकी जर्नी कैसी रही है। तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा उस दिन बताया कि मेरा जो रूटीन है लाइफ का, जब मैं कॉलेज क्रिकेट खेलता था या जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था या जब मैं इंडिया के लिए खेला, एकदम से सेम था। मैंने कभी अपना रूटीन और मेरी जो आदत है रोज की वो नहीं बदली और उससे मेरे अंदर इतनी कंसिस्टेंसी आ गई। तो ये सारी चीजें बहुत उसको फर्क पड़ा और उसके वजह से मुझे लगता है अच्छा कर रहा है। बहुत टफ ग्राउंड से आए। फुलचंद सर, आपसे एक दो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, एक और प्लेयर की ज़रूर बात करना चाहेंगे। जैसे भी ज्वाला जी ने कहा कि मुंबई से बहुत सारे, जैसे सरफराज की बात किए बिना हम लोग नहीं रह सकते। मुंबई से बैट्समैन आ रहे हैं और यूपी से, खासकर यूपी के खिलाड़ी जो बंगाल में जा रहे हैं, मोहम्मद शमी हो, आकाश हो, मुकेश हो, बंगाल बिहार से वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। यूपी में आप कोचिंग करते हैं, ये क्या फिनोमेना है कि यूपी से फास्ट बॉलर्स का, यूपी बिहार से फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं और मुंबई से बैट्समैन आ रहे हैं? खासकर सरफराज के बारे में भी अगर बताएं। देखिए, बॉम्बे से शुरू से ही बैट्समैनों की खान रही है। तो और यूपी वाली बात कि यूपी इतना बड़ा स्टेट है और यूपी, मैं तो अभी से बोलता हूँ कि यूपी के कम से कम 3 टीमें बननी चाहिए। तो यूपी में फास्ट बॉलरों की भरमार है, पहले से भी विशन जेदी रहे हैं और भी बहुत सारे बॉलर हैं, आरपी सिंह हैं, बहुत सारे बॉलर रहे हैं जो क्या नाम है यूपी से खेले हैं। तो यूपी की मिट्टी में एक अलग चीज है क्रिकेट, जो रंग रंग में बसा हुआ है और इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतना पैशन है। मुझे लगता नहीं कि यूपी से बड़ा पैशन किसी क्रिकेट में कहीं और भी है। 17 साल पहले एनडीटीवी ने उस क्रिकेटर की कहानी दिखाई थी आपको और ये उम्मीद जताई थी कि ये क्रिकेटर एक दिन टीम इंडिया के लिए देश का नाम रोशन करेगा। उस क्रिकेटर ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में लगातार 2 बार हिस्सा लिया, रणजी में दर्जनों शतक लगाए, 70 के औसत से ढेर सारे रन बटोरे और तब जाकर उनको टीम इंडिया में जगह मिला। बाबा, मैंने कल उनके पिताजी से बातचीत की, नौशाद साहब से, और बेहद भावुक थे। एनडीटीवी की स्टोरी मैंने उनको भेजी तो और भी भावुक हो गए और ज़ाहिर तौर पे बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन ये बहुत बढ़िया उनकी कहानी में दिखाते जो 2007 में हमने की थी। सत्रह साल पहले मुंबई मैदान पर कांगा लीग खेलते हुए 10 साल के सरफराज ने एक रिकॉर्ड बनाया और फिर एनडीटीवी के कैमरों में कैद हो गए। दस साल 11 महीने की उम्र में उन्होंने क्लब क्रिकेट का रिकॉर्ड बनाया और फिर 12 साल की उम्र में हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 421 गेंदों पर 439 रन बनाकर सचिन का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। वैसे तब सरफराज के क्रिकेट पे रोल मॉडल कौन होते थे, खुद उनसे ही सुनिए। ऐसा कोई भी आपका फेवरेट बैट्समैन है, उसके बारे में बताइए, जिसको देख के आपको लगता है कि उसके तरह मुझे बैटिंग करना चाहिए। मुझको उतप्पा की तरह और युवराज सिंह की तरह। और युवराज के सिक्सर पसंद है और उतप्पा के शॉट्स लेग साइड के मिड विकेट के ऊपर से वो सब शॉट पसंद है।
सरफराज के पिता नौशाद को इकबाल अब्दुल्ला और कामरान खान जैसे क्रिकेटरों का कोच होने की वजह से तब भी मुंबई में अच्छी शोहरत हासिल थी, मगर पिता की तब भी दिली तमन्ना थी कि वो बेटे के नाम से जाने जाए। मैं चाहता हूं कि सरफराज भी अपना नाम कमाए और उसके नाम से मुझे जाने, ना कि मेरे नाम से सरफराज को जाने सर। पाकिस्तान के स्विंग गेंदबाज सरफराज खान के नाम पर इस नन्हे क्रिकेटर का नाम रखा गया, लेकिन टीम इंडिया के सरफराज को अब किसी और के उन्वान की शायद ही जरूरत है। सरफराज ने टेस्ट कैप हासिल कर पहली ही पारी में अर्धशतक के साथ शुरुआत कर दी है। Sarfu, really proud of you, the way you have come through. एक्सपर्ट्स उन्हें अभी से ही टेस्ट क्रिकेट में लंबी रेस का घोड़ा मान रहे हैं। This is for you, all best. Good luck. दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बिमल, आपको बहुत बहुत बधाई। आप भी बहुत छोटे में टैलेंट पहचान लेते हैं। ये मैंने स्टोरी नहीं की थी, ये फरहानाज दस्तूर और चिन्मय भावे ने की थी। हम लोगों ने स्टोरी निकाली, संतोष जी ने स्टोरी भेजी और फिर हम लोगों ने यहाँ पे चलाया। लेकिन अभी मेरी उनसे कल नौशाद साहब से बातचीत हुई, और किसी भी कोच के लिए, पेरेंट्स के लिए ये प्राउड मोमेंट होता है। और ऐसे जैसे अभी ध्रुव जोरेल की बात बता रहे थे फुलचंद साहब, मैं उनके ग्राउंड पे गया था तो दिखाया कि ये देखिए ये बच्चा है जो आगे खेलेगा। फुलचंद सर और ज्वाला सर, अगर आपसे बातचीत करना चाहे खासकर सरफराज के बारे में, किस तरह का ये जो 2-3 टैलेंट जो नए आए हैं, आपको लगता है ट्रांजिशन पीरियड है टीम इंडिया का? क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली ये उम्र के उस पड़ाव पे है जहां पे एक अच्छा ट्रांजिशन चल रहा है। ये खिलाड़ी सरफराज या इन जैसे जो खिलाड़ी आए हैं, फुलचंद आपसे लेंगे और फिर ज्वाला सर आपसे भी कमेंट इस पे जाएंगे। देखिए, मैं सरफराज को काफी टाइम से जानता हूँ। वो मेरी एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए आया है, और क्या नाम है, मुझसे जो उसका छोटा भाई है, उसके फादर और वो तीनों एनसीआर में आते थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे ग्राउंड पर भी वो प्रैक्टिस के लिए आए हैं। और एक बार यूपी से जब ये खेलते थे तो हेडन कैंप लगा था हमारा नोएडा में, तो मैं उसका कोऑर्डिनेटर था, तो सरफराज मेरे साथ उसमें भी था। तो शुरू से देखा उसको मैंने बैटिंग में, उसमें थोड़ा हंसमुख बच्चा है, बैटिंग अच्छी करता है, लय में करता है, अपने क्रिकेट के प्रति सीरियस है। सिर्फ एक ही सजेस्ट करना चाहूंगा कि उसको फिटनेस पे थोड़ा सा काम करना हो। और रही इंडियन टीम की बात, तो देखिए इंडियन टीम में यशस्वी जायसवाल जो जैसा कर रहे हैं, सुमन गिल है, सरफराज हैं, नए यंग लड़के इतने आ रहे हैं अपना, और ध्रुव जोरेल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये लड़के इंडिया का, जैसे हमारे विराट कोहली हैं या ये हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है जी। ज्वाला जी, लास्ट सवाल। सरफराज तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि 50 से कम रन बनाए या 100 से कम रन बनाए, उसको तो प्रूव करके देना ही पड़ेगा। काफी लंबा इंतजार करा है उसने भी। बिल्कुल, मैं इनके फादर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं और इनके फादर एक ही क्लब में खेलते थे मुंबई में, यंग फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। और मुझे पता है कि जब हम लोग साथ में खेलते थे तो नौशाद भाई उसको लेके आते थे और बताते थे कि ये देखो मेरा लड़का है। कभी कभी मुझे पूछते भी थे इसके अंदर कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं क्या। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सरफराज का जो सफर है, वो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए एक बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि सरफराज अभी आईपीएल में भी नहीं है, और लास्ट ईयर भी आईपीएल के कुछ ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे। तो लोगों का ये धारणा है कि जो आईपीएल खेल रहे हैं वही इंडियन टीम में जा सकते हैं। तो सरफराज इज वन ऑफ द एग्जांपल कि अगर आप रणजी ट्रॉफी में, डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करोगे तो सिर्फ आईपीएल ही मापदंड नहीं है इंडियन टीम में आने का। तो ये एक चीज है, और उन्होंने बहुत संयम रखा है, क्योंकि 2019 में वो मुंबई आया, इसके पहले बीच में यूपी से भी खेले, एक साल उन्होंने कूलिंग पीरियड रखा, फिर 2019 से लेके 2023 तक उन्होंने हर सीजन में रन्स किए। तो जिसका उनको रिकॉर्ड मिला है। बीच में काफी लोग बोल रहे थे कि इनके फिटनेस की वजह से या किसी कारण की वजह से इनको नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में जो उनको मौका मिला है और जो उन्होंने रन माना जा रहा है, ये सब आप ज्वाला जी आपका, फूलचंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने वक्त निकाला एनडीटीवी से जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी बातचीत हुई। किसी और टॉपिक पे आप दोनों से फिर बात करेंगे। बहुत हमारे पास वक्त कम है। यंगिस्तान का हमने कमाल देखा है, और भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में।